नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी संसद की, जो कि मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी राज्यसभा व लोकसभा के गठन की, कार्यों की, शक्तियों की, उनके अध्यक्षों की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम संसद की सदस्यता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं संसद की सदस्यता की। संविधान में संसद की सदस्यता के संबंध में योग्यताएं व अयोग्यताएं बताई गई हैं। इनके अलावा संसद को यह शक्ति भी दी गई है कि भैया आप चाहो तो योग्यताओं में और अयोग्यताओं में बदलाव कर सकते हो। ठीक, उनमें कोई प्रावधान जोड़ सकते हो। ठीक, बात करते हैं संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं की। संसद सदस्यता के लिए कौन सी योग्यताओं को धारण करना जरूरी है, इसकी सूचना दो स्रोतों से मिलती है। पहला स्रोत है संविधान, जबकि दूसरा स्रोत है संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इस पे मैं अपना एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एक दो दिन में। संविधान में वर्णित योग्यताओं की बात करते हैं। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होगी। पहली बात, भारत में रहना होगा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 साल हो। ठीक। तीसरा, उसने संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। यह शपथ किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ली जानी चाहिए जिसे चुनाव आयोग ने इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया हो, कि भैया चुनाव आयोग बोले कि ये आदमी आपकी शपथ दिलवाएगा। ठीक, बात करते हैं चौथे की। वह ऐसी अन्य योग्यताएं भी पूरी करेगा जो इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित की गई हों। ठीक, अब बात करते हैं संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं की। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से कुछ अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की हैं, जैसे संसद सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, कि भैया वो कहीं ना कहीं वोट डालता हो, कहीं ना कहीं पंजीकृत हो पूरे भारत में। ठीक, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 2003 से पूर्व राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य विशेष का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी था, किंतु 2003 के बाद संसद ने यह बाध्यता हटा दी। ठीक। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल समुदाय का अंग होना आवश्यक है। ठीक, किंतु यदि व्यक्ति उक्त वर्गों का कोई भी व्यक्ति किसी अनारक्षित सीट से, जो सीट रिजर्व नहीं है, उससे चुनाव लड़ना चाहे तो उस पर कोई भी बाध्यता लागू नहीं होगी, कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बात करते हैं संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं की। संसद की सदस्यता से संबंधित अयोग्यताओं की जानकारी 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला संविधान, दूसरा दल बदल विरोधी कानून, तीसरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। बात करते हैं संसद सदस्यता की समाप्ति की। बात करते हैं उन प्रावधानों की जिससे सदस्यता समाप्त हो सकती है। पहला, यदि किसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे दिया हो तथा पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। पीठासीन अधिकारी उस समय जो अधिकारी वहां पर होगा। बात करते हैं दूसरे की, यदि कोई सांसद संविधान में बताई गई अयोग्यताओं में से किसी का भागी हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त
हो जाती है। बात करते हैं तीसरे की, यदि कोई सदस्य सदन से अनुमति लिए बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की प्रत्येक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को खाली घोषित कर सकता है, रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं संसद की सदस्यता की समाप्ति की कुछ अन्य स्थितियां भी होती हैं। पहली, यदि न्यायालय उस चुनाव को अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर वह व्यक्ति संसद सदस्य बना है। दूसरा, यदि कोई संसद सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक। तीसरा, यदि किसी सदस्य की अनुचित आचरण आदि के कारण सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं संसद सदस्यता से जुड़े कुछ अन्य पक्षों की। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने कार्यों के निर्वहन हेतु वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है। भैया, यदि कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसे वेतन तो मिलेगा ना। अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते स्वयं संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी और जब तक संसद ऐसा ना करे तब तक उन्हें वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को संविधान लागू होने के ठीक पहले दिए जाते थे। ठीक। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्तों का संकेत संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। उन्हें समय समय पर संशोधित करने का कार्य संसद को ही करना पड़ता है। 1953 में संसद ने सबसे पहले संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम बनाया था और इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता रहा है। बात करते हैं संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारों की। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा महान्यायवादी तथा मंत्रियों को भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 88 तथा 105 में इनके अधिकार बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, महान्यायवादी का अधिकार। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है तथा जिस समिति में वह सदस्य है उसमें भाग ले सकता है। वह इन सभी मंचों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है किंतु उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक। दूसरा, यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है तथा मतदान के अलावा उपरोक्त वर्णित अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, सिर्फ मतदान नहीं कर सकता। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए अधिकतम 6 महीनों तक मंत्री पद धारण कर सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम संसदीय समितियों की। धन्यवाद।